कमरे में प्रवेश करते ही सुरेखा को अपने जेठ जी, जिन्हें वह बड़े भैया कहती थी, पलंग पर लेटे हुए दिखाई दिए। सुरेखा ने एक आवाज लगाई, भैया कैसे हैं आप? कौन है? एक धीमी सी आवाज कमरे में गूंजी। मैं सुरेखा। बड़े भैया ने करवट बदली। सुरेखा उनको देखकर हैरान रह गई। क्या यही है वे बड़े भैया जिनकी एक आवाज से सारा घर कांपता था? कपड़े इतने गंदे जैसे महीनों से बदले नहीं गए हो, दाढ़ी बढ़ी हुई जैसे बरसों से सेव नहीं की हो, शायद कुछ देर पहले कुछ खाया था जो मुंह के पास लगा था और साफ नहीं किया गया था। हाथ पैर भी मैले मैले से लग रहे थे, नाखून बढ़े हुए। उनको देखकर सुरेखा को उन पर बड़ा तरस आया। तभी सुरेखा का पति रवि भी कमरे में आ गया। बड़े भाई को इस दशा में देखकर रवि रोने लगा। भैया, क्या मैं इतना पराया हो गया कि आप इस हालत में पहुंच गए और मुझे खबर भी नहीं की? भैया से बोला नहीं जा रहा था। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, किस मुंह से खबर करता छोटे? क्या नहीं किया मैंने तेरे साथ, फिर भी तू देखने आ गया। क्या यह कम है? नहीं भैया, अब मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा। अपने साथ ले जाऊंगा और अच्छी तरह से इलाज करवाऊंगा। रवि सिसकते हुए कह रहा था। सुरेखा को याद आ रहे थे वे दिन जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। उसके माता पिता ने अपनी समर्थ से ज़्यादा दहेज दिया था, लेकिन सुधीर भैया हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। उसके दहेज के सामान को देखकर रवि से कहते, क्या सामान दिया है? इससे अच्छा तो हम लड़की को सिर्फ फूल माला पहनाकर ही ले आते। उनकी शादी अमीर घर में हुई थी, लेकिन रवि की ससुराल उतनी अमीर नहीं थी, इसलिए वे हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। रोज रोज के तानों से सुरेखा को बहुत गुस्सा आता, पर रवि के समझाने पर वह चुप रह जाती। फिर भी बड़े भैया के लिए उसके दिल में गांठ पड़ ही गई थी। उनसे भी ज़्यादा तेज उनकी पत्नी रेणु थी, जो बोलती कम थी पर अंदर ही अंदर छुरियां चलाने से बाज नहीं आती थी। माता पिता की मृत्यु के बाद घर में सुधीर भैया की ही चलती थी। सब कुछ उनसे पूछकर होता था। एक तो सुधीर बड़े थे, दूसरे वे एक अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर थे। उनकी शादी भी पैसे वाले घर में हुई थी, जबकि रवि न सिर्फ छोटा था बल्कि एक छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी शादी एक साधारण घर में हुई थी। उसकी घरेलू स्थिति ठीक नहीं थी। रवि को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह न सिर्फ अपने बड़े भाई को बहुत प्यार करता था, बल्कि उनकी हर बात को मानना अपना कर्तव्य भी समझता था। सुधीर अपने छोटे भाई को वह प्यार नहीं देते थे जिसका वह हकदार था, बल्कि हमेशा उसकी बेइज्जती करने के बहाने ढूंढते रहते। वे हमेशा यह जतलाना चाहते थे कि घर में सिर्फ यही श्रेष्ठ है और बाकी सब बेवकूफ़ है। सुरेखा कहाँ खो गई? चलो भैया का सामान पैक करो, इनको हम अपने साथ ले जाएंगे। रवि की आवाज़ सुनकर सुरेखा वर्तमान में आ गई। भैया, सुधा नहीं आती क्या आपसे मिलने? सुरेखा ने पूछा। आती है कभी कभी, लेकिन वह भी क्या करे, उसकी अपनी गृहस्थी है। हमेशा तो मेरे पास नहीं रह सकती ना, भैया रुक रुक कर बोल रहे थे। और अमन और मेघा कहाँ है? सुरेखा ने पूछा। अमन तो ऑफिस गया होगा और मेघा शायद किसी किटी पार्टी में गई होगी। भैया शर्मिंदा से लग रहे थे। सुरेखा को इसी तरह के किसी जवाब की उम्मीद थी। उसे अच्छी तरह याद है वह दिन जब उसकी छोटी बहन सीढ़ियों से गिर गई थी, तो वह हड़बड़ाहट में बिना किसी को बताए अपनी माँ के पास चली गई थी। बस इतनी सी बात पर सुधीर भैया ने बखेड़ा खड़ा कर दिया था कि ऐसा भी किसी भले घर की बहू करती है क्या कि किसी को बगैर बताए मायके चली जाए। उन दिनों भैया ही सारा घर संभालते थे। रवि भी अपनी सारी कमाई भैया के हाथ में दे देता था और कभी भी नहीं पूछता था कि भैया उन पैसों का क्या करते हैं, जबकि भैया सबसे यही कहते फिरते थे कि छोटे का खर्च तो वही चलाते हैं, छोटे की तो बिल्कुल भी कमाई नहीं है। सुरेखा की सारी अच्छाइयाँ, सारी पढ़ाई लिखाई, सारे गुण सिर्फ एक कमी के नीचे दबकर रह गए। एक तो उसका मायका गरीब था, दूसरे पति की कमाई भी साधारण थी। सारे रिश्तेदारों दोस्तों में रेणु और सुधीर सुरेखा और रवि को नीचा दिखाने का प्रयास करते। सुरेखा को अपनी इस स्थिति से बहुत कोप्त होती, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि रवि उसे कुछ भी बोलने नहीं देता था। एक बड़े पेड़ के नीचे जिस तरह एक छोटा पौधा पनप नहीं सकता, वैसे ही कुछ स्थिति रवि की थी। पिता की मृत्यु के बाद सुधीर घर के
मुखिया तो बन गए, लेकिन उन्होंने रवि को सिर्फ छोटा भाई समझा, बेटा नहीं। बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति जो फर्ज होता है वह उन्होंने कभी नहीं निभाया। सुरेखा समझ नहीं पाती थी कि क्या करे। वैसे वह बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी, लेकिन कभी कभी रेणु और सुधीर के तानों से इतनी दुखी हो जाती कि उसे लगता कि वह रवि को ही छोड़ दे। रवि का चुप रहना उसे और परेशान कर जाता, लेकिन रवि को छोड़ना तो इस समस्या का हल नहीं था। रवि तो बहुत अच्छा था, बस उसकी एक ही कमजोरी थी कि वह बड़े भाई की हर अच्छी या बुरी बात मानता था और आंख बंद कर उन पर विश्वास करता था। रवि के इसी विश्वास का सुधीर ने हमेशा फायदा उठाया। उसने पुश्तैनी मकान भी अपने नाम करवा लिया और एक दिन सुरेखा और रवि को अपने ही घर से जाने को कह दिया। इतना कुछ होने पर भी रवि कुछ नहीं बोला और अपनी 5 साल की बेटी और पत्नी को लेकर चुपचाप घर से निकल पड़ा। उस दिन सुरेखा को अपने पति की कायरता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब रवि ही कुछ करने को तैयार नहीं था तो वह क्या कर सकती थी। पर मन ही मन उसने सोच लिया था कि वह इस घर में अब कभी वापस नहीं आएगी और इस घर से बाहर रहकर ही अपनी और अपने परिवार की एक पहचान बनाएगी। अब सुरेखा की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई थी। घर में पैसों की तंगी बनी रहेगी, यह तो सुरेखा को मालूम था, क्योंकि संयुक्त परिवार में बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं जिनका पता नहीं चलता, लेकिन एकल परिवार में उन खर्चों को निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर भी सुरेखा ने हार नहीं मानी और जुट गई अपना एक समर्थ संसार बनाने में। सुबह मुंह अंधेरे उठकर घर का कामकाज करती, उसके बाद कई बच्चों को घर पर बुलाकर ट्यूशन पढ़ाती और फिर रवि के साथ दुकान पर चली जाती। सुरेखा के अंदर दुकान चलाने की गजब की क्षमता थी, जो शायद अभी तक उसके अंदर सुप्त पड़ी थी। उसने अपने मीठे व्यवहार, ईमानदारी और मेहनत से न सिर्फ अपनी दुकान को बढ़ाया, बल्कि रवि का आत्मविश्वास बढ़ाने में भी उसका साथ दिया। बड़े भाई से अलग रहकर रवि को भी एहसास हो गया था कि वह कितना बुद्धू था और बड़े भाई ने उसका कितना फ़ायदा उठाया। सुधीर ने सोचा था कि रवि कभी भी घर से नहीं जाएगा, और अगर जाता है तो जाते वक्त उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएगा या फिर सुरेखा ही कुछ भला बुरा कहेगी। पर वह हैरान था कि दोनों ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि चुपचाप एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर से चले गए। वैसे भी वे रवि से चिढ़ते थे कि उसकी पत्नी हमेशा उसका कहना मानती थी, जबकि वह इतना समर्थ भी नहीं था। और एक उनकी पत्नी रेणु है, जिसने उनका जीना मुश्किल किया हुआ था। हर वक्त उसे कुछ न कुछ चाहिए। उसकी फरमाइशें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। सुधीर ने रवि को घर से तो निकाल दिया, पर उनके अंदर आत्मग्लानि का भाव पैदा हो गया था। एक दिन रात को शराब के नशे में धुत होकर सुधीर ने रवि को फ़ोन किया, चल छोटे घर आ जा, भूल जा सब कुछ। लेकिन सुरेखा और रवि ने सोच लिया था कि अब उस घर में वापस नहीं जाना है। अब सुधीर को एक नया बहाना मिल गया था अपने आप को बहलाने का, कि उसने तो उन दोनों को वापस बुलाया था, पर वे ही वापस नहीं आए। और गाहे बगाहे वे अपने रिश्तेदारों को कहने लगे कि वे दोनों अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं। सुरेखा तो हमेशा से ही रवि को उनसे दूर करना चाहती थी, पर अंदर की बात तो कोई भी नहीं जानता था कि यह सब किया धरा सुधीर का ही है। रवि और सुरेखा ने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे उनकी दुकान एक अच्छे स्टोर में बदल गई। अब उस स्टोर की शहर में एक पहचान बन गई थी। दोनों का जीवन स्तर भी ऊंचा हो गया था। उनके बच्चे शहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे थे। अब सुधीर उनसे नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करते, पर वे दोनों तटस्थ रहते। रवि के घर छोड़ने के बाद दोनों भाइयों का आमना सामना बहुत ही कम हुआ था। एक बार सुधीर के बेटे अमन की शादी में वे मिले थे। तब रवि ने महसूस किया था कि बड़े भाई की अब घर में बिल्कुल भी नहीं चलती। जो कुछ भी हो रहा था वह बच्चों की मर्जी से ही हो रहा था। बड़े भाई के बच्चे भी उन पर ही गए थे। वे बिल्कुल ही स्वार्थी निकले थे। दूसरी मुलाकात सुधीर की बेटी सुधा की शादी में हुई थी। बड़े भैया को अनेक रोगों ने घेर लिया था। वे बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। तब भी उनको देखकर रवि को बहुत दुख हुआ था, पर उस वक्त वह कुछ नहीं बोला था। लेकिन रेणु भाभी के जाने के बाद तो जैसे भैया बिल्कुल ही अकेले पड़ गए थे। उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। रेणु जैसी भी थी, पर अपने पति का तो ख्याल रखती ही थी। अमन को अपने काम और क्लबों से ही फुर्सत नहीं थी। वैसे भी उसे पिता के पास बैठकर उनका हाल जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर वह अपने पिता का ध्यान नहीं रख सकता था तो मेघा को क्या पड़ी थी इन सब बातों में पड़ने की। वह भी ससुर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। एकाएक
बात रवि के दिमाग में चलचित्र की तरह घूम रही थी। पुरानी घटनाओं का क्रम जैसे ही खत्म हुआ तो रवि बोला, बड़े भैया, कल ही किसी से पता चला था कि आप गुसल खाने में गिर गए हैं। मुझसे रहा नहीं गया और आपका हाल पूछने चला आया। रवि का दिल रोने लगा कि खामखा ही वह इतने दिनों तक भैया से नाराज रहा और उनकी खबर नहीं ली, लेकिन अब वह उनको अपने साथ ज़रूर ले जाएगा। लेकिन बड़े भैया ने जाने से इनकार कर दिया। मुझे माफ़ कर दे छोटे, सारी ज़िंदगी मैंने सिर्फ़ तेरा मज़ाक उड़ाया है और अब जब मैं बिल्कुल ही मोहताज हो चुका हूँ और मेरे अपने मुझे बोझ समझने लगे हैं, इस वक़्त मैं तेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। क्या मैं आपका अपना नहीं? मैंने आपको अपना भाई नहीं बल्कि पिता माना है और एक बेटे का कर्तव्य है कि वह अपने पिता की सेवा करे, इसलिए आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। रवि ने विनती की। तभी सुरेखा भी बोल पड़ी, भैया आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा, हम आपको इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। तब तक मेघा भी घर पहुंच चुकी थी। उसने चाचा चाची को देखकर इस तरह व्यवहार किया जैसे वह उन दोनों को जानती ही नहीं। उसको इस बात की भी चिंता नहीं थी कि दुनियादारी के लिए ही कुछ दिखावा कर दे। उसका व्यवहार इस बात की गवाही दे रहा था कि अगर सुधीर को कोई अपने साथ ले जाता है तो उसे कोई परवाह नहीं है। अभी तक सुधीर को आशा थी कि शायद मेघा उसे कहीं भी जाने नहीं देगी और उसे रोक लेगी, पर उसकी बेरुखी देखकर सुधीर भैया उठ खड़े हुए। चल छोटे, मैं तेरे साथ ही चलता हूँ, लेकिन उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। वह क्या भैया? रवि ने पूछा। तुझे एक वकील लाना पड़ेगा क्योंकि मैं यह बंगला तेरे नाम करना चाहता हूँ, जो धोखे से मैंने अपने नाम करवा लिया था, सुधीर ने कहा। लेकिन मुझे यह घर नहीं चाहिए भैया, मेरे पास सब कुछ है, रवि ने कहा। मैं जानता हूँ छोटे, तेरे पास सब कुछ है, लेकिन जिंदगी ने मुझे यह सबक सिखाया है कि किसी से भी धोखे से ली हुई कोई भी वस्तु सदैव दुख ही देती है। मैं इतने सालों तक चैन से नहीं सो पाया और अब चैन से सोना चाहता हूँ, इसलिए मुझे मना मत कर और अपना हक वापस ले ले। यह सब सुनकर मेघा के तो होश उड़ गए। उसे लगता था कि उसके ससुर का तो कोई अपना है ही नहीं जो उन्हें अपने साथ ले जाएगा और इतना बड़ा बंगला सिर्फ उसके हिस्से ही आएगा। लेकिन ससुर की बात सुनकर उसे लगा कि इतना बड़ा घर उसके हाथ से निकल गया है। उसने फटाफट बहू होने का फर्ज निभाया। उसने सुधीर को रोकने की कोशिश की, पर सुधीर ने कहा, नहीं बहू, अब नहीं, अब मैं नहीं रुक सकता। तुमने और मेरे बेटे ने मुझे बिल्कुल ही पराया कर दिया है। इस बूढ़े और लाचार इंसान को अब अपने मतलब के लिए इस घर में रखना चाहते हो? नहीं, इस घर में तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है मैं अपने भाई के साथ कुछ दिन जी लूँ। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि इसमें तुम्हारी गलती कम है, क्योंकि मैंने ही बबूल का पेड़ बोया है तो आम की उम्मीद कहाँ से करूँ। कुछ देर बाद सुरेखा और रवि सुधीर को लेकर अपने घर जा रहे थे और मेघा पछता रही थी कि उसने अपने ससुर को नहीं रोका, जिनके जाने से इतना बड़ा घर हाथ से निकल गया। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब